नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां। आज की हमारी कहानी है बिना नींव का मकान और मित्रता, जो हमें महात्मा बुद्ध के प्रवचनों से मिली है। बिना नींव का मकान कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था, फलतः वह घर कभी न बन पाया। किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। एक और कहानी, मित्रता, लोक कथा, बंगाल। एक राजा था। उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, खाते एवं घूमते थे। एक बार दोनों ने विदेश घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। दोनों साहसी भी खूब थे। एक दिन दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। शाम होते होते वे एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। आसपास कोई गांव या बस्ती न देखकर उन्होंने वही रात व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने घोड़ों को पैर से बांधकर वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधकार बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। कुछ देर बाद एक विचित्र दृश्य देख दोनों घबरा उठे। तालाब के मध्य पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में एक विशाल सांप अपना फन उठाए पानी से निकला। किनारे आकर वह फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उसका उज्ज्वल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वह फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पर दोनों मित्र बैठे हुए थे। सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डंस लेगा, लेकिन वह दूसरी ओर निकल गया। वे उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे थी ही। वह जल्दी से पेड़ से उतरा, मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा। मणि न पाकर वह गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से एवं दुरैक से उसने वही प्राण त्याग दिया। सुबह होने पर राजा का बेटा एवं मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा।
उस प्रकाश से तालाब का तल तक प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा एक विराट महल है। मंत्री के पुत्र ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने कहा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई। मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी। उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ क्षणों में वे तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थीं, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो सब उस महल को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत सुंदर थी। दूध के समान सफेद रंग था उसका। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए उन्हें देखा और घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। जानता हूँ, दोनों ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा है। बिस्तर से उठती हुई वह बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, स्वजन एवं समस्त आत्मीयजनों को खा लिया है। केवल मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा, क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। सांप से उसे बचाने के लिए वह उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर साग्रह बोली, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपया इस महल में मुझे अकेली छोड़कर मत चले जाना। दोनों ने उसे आश्वासन दिया। दोनों वहीं रहने लगे। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद राजपुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद राजपुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वह शाही ठाट-बाट के साथ जाना चाहता था। मंत्री पुत्र ने कहा कि वह पहले जाकर राजा को सब कुछ बता देगा, फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी ठाट के साथ ले जाएगा। यह सुनकर राजपुत्र आश्वस्त हो गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसीलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था, तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं। आठ मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने ऐसा ही किया। पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजपुत्र घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वही आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी।
वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजपुत्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजपुत्र काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी, अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजपुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी, अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? हाँ महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दूं, फिर बताऊंगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ठीक हो जाएगा। मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? राजा ने पूछा। जिस तालाब के किनारे राजपुत्र पागल हुए थे, वहां मेरे लिए एक झोंपड़ी बनवा दीजिए। झोंपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके अनुचर छिपकर रहेंगे एवं मेरे निर्देश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया बोली। राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि वे बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाइएगा। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीरचंद से करना होगा। उस बुढ़िया का फकीरचंद नामक एक बेटा था, इसलिए सब उसे फकीर की माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन फकीर एकदम पागल था। बीच बीच में घर से भाग जाता था। वह लंगोट धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता तब दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल-उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोंपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर अनुचरों के रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। अनुचरों को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया न बुलाए, तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ अतापता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब राजपुत्र सोने के लिए गया, वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर-उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह बोली, रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे उसे हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है। घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपनी अंटी में छिपा लिया और अनुचरों को इशारा किया। अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राजदरबार में पेश किया। लड़की को देखते ही राजपुत्र बोल उठा, मिल गई, मिल गई। वह तो मिल गई। राजपुत्र का पागलपन दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो वह लड़की बोली, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति है। मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसीलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गए, पर कोई उपाय न देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी, घोड़ों एवं अनुचरों के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा।
हालांकि निर्दिष्ट समय बीत गया था, किंतु मंत्रीपुत्र को आशा थी कि राजपुत्र अवश्य बाहर आएंगे। परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्रीपुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाएगा। वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर व्रत की अवधि समाप्त होने वाली थी। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घरद्वार सजाए जाने लगे। सिंह द्वार पर नौबत बैठी। राजमहल में शहनाई बजने लगी। मंत्रीपुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जलकन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है। उसी की तैयारियां चल रही है। मंत्रीपुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर वह सारी बातों का पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। विश्राम के बाद मंत्रीपुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही है। ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट जंगल में एक तालाब है। वहां से एक अपूर्व सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाया गया है। कल राजपुत्र के साथ उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मुझे पूरी बात बताइए, मंत्रीपुत्र ने कहा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार इस देश का राजा शिकार खेलने जंगल गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़कर किस तरह उसे ठीक किया। मंत्रीपुत्र ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि बुढ़िया का पुत्र फकीरचंद कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि अब उसके आने का समय हो गया है। वह देखने में कैसा है? मंत्रीपुत्र ने पूछा। ब्राह्मण बोला, देखने सुनने में तो वह तुम्हारी तरह है, पर लंगोटी धारण करता है एवं पूरी देह में राख मलकर रहता है। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल-उछल कर नाचता है और कहता रहता है, यह नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनने के बाद मंत्रीपुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर फकीर चंद का वेश बनाकर पुनः नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल-उछल कर नाचने लगा। फकीर चंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ न सकी कि मंत्रीपुत्र फकीर चंद के वेश में आया है। खुश होकर बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, नकली फकीर चंद ने कहा। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगी। फकीर चंद शादी के लिए राजी हो गया। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली जलकन्या को पकड़कर लाई हूं, देखने चलोगे? जाऊंगा, जाऊंगा, नाचते नाचते फकीर चंद ने कहा। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा, देखूंगा, उसने कहा। बुढ़िया ने अंटी से मणि को जैसे ही निकाला, नकली फकीरचंद ने उसे लेकर अपनी अंटी में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह फकीरचंद को राजमहल ले गई। जिस कमरे में राजकन्या थी, उसने उसे उसी कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर उसने उससे चलने के लिए कहा, लेकिन वह चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह बहुत चीखी चिल्लाई, पर वह भी कम जिद्दी नहीं था। तस से मस नहीं हुआ। अंत में हारकर बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने को कहकर अकेली लौट गई। रात में जब सब सो गए, तब मंत्रीपुत्र लड़की के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसे हो, मेरा उद्धार करो। तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और कौन है? मंत्रीपुत्र बोला, इसीलिए तो मैं इस वेश में आया हूं। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आज रात ही यहां से भागना होगा। उसके बाद नकली फकीरचंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता, नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा।
कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। उसे ऐसा करने दो, हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। मौका देखकर मंत्री पुत्र जलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते निकल भागा। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे। राजपुत्र को महल से निकालकर अपने साथ उन्हें लेकर मंत्री पुत्र जल्दी जल्दी अपने देश की ओर लौटने लगा। हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, आठ उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए, कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उसने विश्राम करने का निश्चय किया। थके होने के कारण राजपुत्र एवं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गई। मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जगा रहा। उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी बोली, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजपुत्र और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? चिड़ा ने कहा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही न दे तो फिर वह बच जाएगा, लेकिन इससे होनी टलेगी नहीं। राजमहल के सिंहद्वार से प्रवेश करते समय सिंहद्वार के टूटने से उसकी मौत हो जाएगी। चिड़ा बोला। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सिंहद्वार पहले ही तोड़ दे? चिड़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजपुत्र के बहुत दिनों बाद देवकन्या जैसी पुत्रवधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज देंगे। राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उस सिर को हटा दे तो? चिड़ी ने पूछा, तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा, तब एक विषधर सांप उसे डंस लेगा। चिड़ा बोला, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो? चिड़ी ने पूछा, फिर तो वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, वह अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा, तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिड़ा बोला, इससे बचने का कोई उपाय है? चिड़ी ने पूछा, अगर राजपुत्र अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त को मूर्ति पर लगाएगा, तो वह फिर जीवित हो उठेगा। चिड़ा बोला। सुबह हो गई, सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की और बातचीत नहीं सुनी थी। उन लोगों ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजपुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजपुत्र नाराज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंहद्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। राजपुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया, वह राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर नाग फन उठाए हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को उद्यत हुआ, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर राजकन्या उठ बैठी। मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। राजपुत्र भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने उठा, मंत्री पुत्र बोल उठा, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है, फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूं। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कहा। मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राजपुत्र बोला,
सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा, मंत्री पुत्र ने कहा। परंतु राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिड़ा एवं चिड़ी से सुनी सारी बातें उसे बताईं। मंत्री पुत्र जैसे जैसे उसे बताने लगा वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को देखकर वह अत्यंत पुलकित होता, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। राजपुत्र एवं उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि मंत्री पुत्र को बचाने के लिए वे अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो उठा। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को हृदय से लगा लिया, लेकिन राजपुत्र ने बेटे के कटे शरीर को देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगा। कैसे उसे जीवित किया जाए, वह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को मां काली की सिद्धियां प्राप्त थीं। मंत्री पुत्र राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को उसके पास ले गया। मां काली की कृपा से राजपुत्र का बेटा जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र एवं उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे।